नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इन 7 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो वही बात प्रचार प्रसार को लेकर के की जाए तो दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बार किसकी सत्ता होगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। वहाँ इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से हैं सतनाम सिंह जी, हमारे साथ बीजेपी समर्थक हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं रितेश जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं विनोद खेड़ुले जी और दुलारे अंसारी जी हैं छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ। आप सभी का वीआईपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिना देरी के पहले सुनील जी से सवाल कर लेती हूँ। आप सभी का पहले तो वीआईपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी से मैं पहला सवाल कर लेती हूँ। सुनील जी, देखिए 7 मई को 7 सीटों पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं तो उनका कहना है कि 11 की 11 सीटों पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कैसे भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी? पुरानी बात करूं, 2019 की बात करूं तो 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार 11 सीटों पर कैसे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी? सुनील जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि केंद्र सरकार की जितनी योजना है और मोदी जी की गारंटी है के साथ मैं कह सकता हूँ 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस कहीं भी नहीं है, न होड़ में है, न लड़ाई है, न कहीं प्रचार पे है, न कहीं दिख रही है। मार्केट से पूरी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस गायब हो चुकी है। इसका कहीं भी देखने में न कहीं प्रचार है, न कहीं कुछ है, कुछ भी नहीं इसका कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसलिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट लेके आ रही है। सुनील जी 2004 में भी आपने शाइनिंग इंडिया लाया था और तब आपको लग रहा था कि आप ही जीतेंगे, पर तब सवाल अहम हो जाते हैं जब कांग्रेस की न्याय की लड़ाई और एक तरफ अन्याय की लड़ाई है। जी मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए। जी, न्याय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है हमेशा। गरीबों के हित की लड़ाई हो तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, किसान की लड़ाई हो तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, नारी की लड़ाई हो तो भारतीय जनता पार्टी है। हर व्यक्ति की लड़ाई अगर लड़ती है, समझती है, दुख सुख का साथी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मोदी जी की गारंटी है जो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की गारंटी काम कर रही है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, जितने भी राज्यों में अपनी सरकार है, आज वहां के रिजल्ट आप देख लीजिए। जो मोदी जी ने बोलते हैं वो करते हैं। उधर मोदी जी बोले, इधर नियम लागू हो चुका है। जी, वही हमारे साथ सतनाम जी भी बने हुए हैं। सतनाम जी से मैं सवाल ले लेती हूँ अगला। देखिए, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। यदि मध्य प्रदेश की बात करूं, इंदौर की बात करूं तो इंदौर से अक्षय जी जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता ले ली है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे किस प्रकार से फिर इस बार का चुनाव जो है कांग्रेस जीतेगी? नमस्कार आयुषी जी और सभी दर्शक जो हमारे साथी हैं उनको सबको नमस्कार कर रहा हूँ। हमारे जितने दर्शक उनको नमस्कार कर रहा हूँ। आयुषी जी, मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन कहीं भी कमजोर नहीं है। ये जो ईडी सीबीआई की जो रेड डलवाने की बात करते हैं, डराने की बात करते हैं, उसके कारण ये सब स्थिति का हो रहा है। धारा 307 के तहत उनका एक पुराना मुकदमा था जिसको निकाल दिया गया। महोदय बोल रहे थे कि लड़ाई है, किसानों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। आपको लड़ने की क्या जरूरत है? आपकी तो सरकार है, आप तो आदेश करें। किसान लड़ रहे हैं, गरीब आज मर रहे हैं, उनके बारे में आपने सोचा नहीं? तो कहीं ना कहीं लड़ने की क्या जोड़ दो। मैं आप बोल रहे हैं उनकी सरकार है तो आप लोग देख रहे हैं विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, विपक्ष का काम होता है लड़ाई करना, विपक्ष का काम होता है निश्चित तौर पर। तो मुझे बताइए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक तरफ राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक भी किसान से नहीं मिलते। उनके लिए बात करना, पर ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं। ये कहां की बात हुई? आपको तो आदेश करना होता है।
अगर किसान वहां पे बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, वहां पे लड़ रहे हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने तो उसके लिए, तो कहीं ना कहीं इनको आदेश करने की जरूरत है, इनको लड़ने की जरूरत नहीं है। विपक्ष लड़ रहा है, विपक्ष लड़ रहा है और लड़ते रहेगा, किसानों के लिए, एमएसपी के लिए लड़ते रहेगा, स्वामीनाथन कमेटी की जो आदेश को लागू करने के लिए लड़ते रहेगा। तो विपक्ष लड़ रहा है, पर इनको लड़ने की क्या जरूरत है? इनका प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं किसानों के लिए, हम लड़ रहे हैं गरीबों के लिए। अरे गरीबों के लिए आप लड़ रहे हैं, आपको आदेश करने की जरूरत है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने के लिए आप जैसे कह रहे हैं कि विपक्ष है, तो विपक्ष जरूर लड़ रहा है उनके लिए और लड़ता रहेगा जब बता तक दीजिएगा, फिगर बताते क्यों नहीं है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कितने किसानों से आपने मुलाकात की, आप फिर फिगर क्यों नहीं बताते हैं? निश्चित तौर पर पूरे किसानों के हमारे को समर्थन है, वो चाहते हैं कि एमएसपी को बढ़ाया जाए। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने बनाया था, उसको लागू करा जाए। उन्होंने तो कहा था, भाजपा ने, क्यों नहीं लागू कर रहे? आप स्वामीनाथन की बात करते भाई हैं। साहब, आप किसानों के आने के बाद उनको सारी फसलों पर एमएसपी दे देंगे? किसान मांग कर रहे हैं लंबे समय से, क्या आपकी सत्ता आती है तो आप किसानों को सारी फसलों पर एमएसपी दे देंगे? निश्चित तौर पर हमने कहा है, हमारे घोषणा पत्र में है, हमारा घोषणा पत्र जो है वो न्याय का घोषणा पत्र है, उसमें हमने कहा है कि हम स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे। हमने घोषणा पत्र में कहा है, हमने गारंटी दी है। राहुल गांधी और हमारे अध्यक्ष का दस्तखत वाले घोषणा पत्र है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। इसके पहले भी 70 साल आप ही की सरकार थी, किसान तब भी लड़ाई कर रहे थे अपने लिए, तो तब क्यों नहीं दे दिया आपने किसानों को एमएसपी, और तब क्यों नहीं उनकी मांगे पूरी कर दिया आपने? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं कि प्रदेश देश भर की बात कर रही हूँ मैं, देश भर की बात कर रही हूँ मैं। देश भर की बात कर रहे हैं तो हमने जो एमएसपी लागू करी थी, उसी एमएसपी को आज तक उन्होंने नहीं बढ़ाया। उस समय हमारा 2014 में हमारी जो एमएसपी थी, उसी को लागू करके उन्होंने 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया, सिर्फ 80 रुपए बढ़ाए उन्होंने। रितेश जी का सवाल, सतनाम सिंह पराग जी, आपने बहुत समझ लिया। रितेश जी, साफ तौर पे बता दीजिए, आप क्या फोटोकॉपी के फ्रेम पे चल रहे हैं? जो कांग्रेस की योजनाएं थी उन्हीं योजनाओं को उठाया, जो जीएसटी था उसी जीएसटी को उठाया, जो एमएसपी था उसी एमएसपी को उठाया, जो किसान थे साफ तौर पे पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस के ही नक्शे कदम पे बीजेपी चल रही है? रितेश जी, साफ तौर पे बता दीजिए। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस के नक्शे कदम पे अगर हमारा जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, हम हर महिलाओं को 1 लाख रुपए गारंटी दी है। हम बोलते हैं कि युवा बेरोजगार लोगों को हम 1 लाख रुपए देंगे, और एमएसपी जो हमारी लागू करना चाहने की बात करें कि सतनाम है, जी, रितेश जी से सवाल किया था, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है? नहीं, देखिए, हम नमस्कार। आपको बताना चाहते हो कि हम तो चाहते हैं कि हमारे नक्शे कदम पे वो चले तो देश का भलाई होगा। रितेश जी, जवाब जैसे आप मेरी बात सुनेंगे आयुषी जी? रितेश जी से सवाल किया था सतनाम जी, फिर मैं आपके पास फिर लौटूंगी, पहले मैं उनसे जवाब ले लूं एक बार। जी रितेश जी। मैं सतनाम पराग जी की बातों को सुन रहा था, बहुत धैर्यपूर्वक सुना। मैं बता देना चाहता हूँ, 2004 से 2014 तक किसानों की बात उन्होंने किया है। तो एमएसपी का उन्होंने राष्ट्र जो रेट है, आपको पता है 1613 रुपए था 2014, लेकिन 2014 से लेकर आप 2023-24 का आप देखेंगे 2186 रुपए समर्थन मूल्य है केवल धान में। इसका मतलब किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई इन 10 वर्षों में। फिर हम 2186 रुपए प्रदेश में है, मैं आपकी बातों को राष्ट्रीय नहीं है। आपकी बातों को मैं आपको बीच में टोकना चाहता हूँ कि आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, आप फिर किसानों के साथ आप रहना। इस प्रदेश की बात करिए ना, आप इस प्रदेश में। मनमोहन जी की सरकार के अंदर धैर्य पूछ रहे हैं, उसी ने कही है कि डिबेट कर रहे हैं तो एक बार सुनने का आदत डालेंगे। जी बताइए। 2014 के अंदर 1613 रुपए का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय की थी। इस समय मनमोहन सिंह सरकार थी। जब मोदी जी की सरकार आती है तो इस देश के अंदर जो सबसे पहले किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ोतरी करने का काम की है। आज के डेट में 2186 रुपए केवल धान का समर्थन मूल्य है। आप अलग अलग अनाजों या देखेंगे
सवाल है। और मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो जब हम 2023 के अंदर आए तो हम लोगों ने समर्थन मूल्य का हम बोनस सहित 31 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का काम किया और हमने खाते में डालने का भी काम किया। लेकिन आप पूर्ववर्ती सरकार भूपेश सरकार की आप देखेंगे तो किस प्रकार से 2018 के अंदर उन्होंने छल पूर्वक जब आए हैं तो किसान किस प्रकार से हताशा हुआ, आत्महत्या किया है और किसान बहुत ज्यादा तरस रहा है, जिसका परिणाम हुआ है कि 2023 के चुनाव में उनको नदारद करते हुए भारतीय जनता पार्टी की झोली में छत्तीसगढ़ सरकार में बैठाने का काम किया है। इसीलिए आज जो देश का जो चुनाव है, माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम डायरेक्ट सालाना 6,000 रुपए के माध्यम से उनको खाते में डालने का जो काम करें, ये केंद्र की जब मनमोहन जी की सरकार थी वो पहले क्यों नहीं किए? आज से 10 साल पूर्व की स्थिति आज किसान किस प्रकार था कि किस प्रकार से लोग आत्महत्या करते थे, लोग पलायन करते थे, लेकिन आज देश का किसान चाहता है कि हम आए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब किसान आंदोलन होता है तो बहुत से ऐसे बिचौलिया उनका नेतृत्व करते हैं, बहुत से ऐसी बातें आई हैं। और जब कांग्रेस से राहुल गांधी जी से पूछा जाता है कि अमेठी की जनता की उन्होंने क्या किया, वायनाड की जनता की उन्होंने क्या किया, तो कोई जवाब नहीं होता। केवल कांग्रेस के पास एक ही बात आती है कि अडानी और अंबानी। तो मुझे लगता है कि जमीनी हकीकत को हमको देखना पड़ेगा कि देश की जनता किसके साथ है, देश की भावनाएं किसके साथ है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हमको सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, वो बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि हमने जो जो बात किया है वो हमने अभी तक पूरा वादा किया है। जी, हमारे साथ विनोद जी भी बने हुए हैं। विनोद जी, क्या कुछ कहेंगे? आपने दोनों को ही सुना। आयशा जी, सबसे पहले तो आपको मुबारक, क्योंकि जो डिबेट आप करते हैं वो डिबेट काफी अच्छा जा रहा है हमारा यूट्यूब में और काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं तीनों दो प्रवक्ता एक समर्थक, मैं कांग्रेस को भी सुन रहा था, मैं बीजेपी को भी सुन रहा था। सबसे पहले कांग्रेस, जो कांग्रेस ने बोला, आप थोड़ा सा ये कर लीजिए आपके ज्ञान को कि महालक्ष्मी योजना है, 1 लाख रुपए जो बोल रहे थे ना, आपने बोला बेरोजगारों को 1 लाख रुपए देंगे, बेरोजगारों को नहीं है, बेरोजगारों को भी देंगे, हम स्टेफंड देंगे उनको। स्टेफंड देने की बात करें हमने, आपके मैनिफेस्टो में नहीं है। मैं आपके मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं। बात कर रहे हैं हम बेरोजगारों को हम जब उनको, अरे आपको फिर पता ही नहीं, मैनिफेस्टो ही नहीं देखे हैं आप। स्टेफंड देने की बात करें, स्टेफंड जानते हैं ना आप? योजना के तहत 8,333 रुपया मतलब 1 लाख रुपया, 2025 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण और साथ में सरकारी स्वास्थ्य में जो होगा संस्था होगा जिसमें 25 लाख कैश दिया जाएगा। ये है, ये जो इनका मेन मैनिफेस्टो जो लड़ रहे हैं अभी, उन्होंने बेरोजगारों के लिए कहीं नहीं बोला। बेरोजगार के लिए क्या बोला? बेरोजगार के लिए हम सरकारी नौकरी देंगे, पहली चीज। अब मैं जब वो ट्रेनिंग करते रहेंगे तो उनको 1 लाख रुपए स्टेफंड दिया जाएगा। पहले तो आप मैं ये बताइए, आप लड़ रहे हैं 230 सीट पर। आपकी सरकार बनने की बहुत अच्छी बात है। अगर आप 200 सीट के लिए 200, आप क्या बात कर रहे हैं कि 280 सीट में, 230 सीट में हम लड़ रहे हैं 280 सीट पर। 230 पे कांग्रेस लड़ रही है ना, बाकी तो गठबंधन के साथ है। कर रहे हैं 280 सीट पर लड़ रहे हैं भाई साहब। गठबंधन सरकार की बात कर रहे हैं सतनाम जी। देखिए, आपकी सरकार गठबंधन के साथ बनी हुई सरकार है, गठबंधन के साथ भी तो आप कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ 230 सीट पे लड़ रही है सर, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। आपको जानकारी नहीं है, फिर आपको जानकारी ही नहीं है, फिर आपकी जानकारी जो पड़ा हुआ है, आपको जानकारी नहीं है, फिर आप चुनाव आयोग के साइड में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने सीटों पर लड़ रही है। आप तृणमूल कांग्रेस की सीट को तो अपना तो नहीं गिन लिया, आप तृणमूल कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के सीट को नहीं गिन लिया। विनोद जी 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है, ये उन्होंने सब ने ही जारी किया है, आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। हम जीत के आएंगे तो हम ये चीज को लागू करेंगे, इसकी हमने गारंटी दी है। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेती हूँ। चलिए छत्तीसगढ़ की बात करें। हाँ जी, सतनाम जी, मैं साफ तौर पे पूछता हूँ, 7 सीटों पे अभी मतदान होना है 7 तारीख को। तुमने साफ तौर पे सतनाम जी बता दीजिए, साफ तौर पे रितेश जी भी बता दीजिए और साफ तौर पे सुनील शुक्ला जी, ये तीनों लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग साफ कर दे कि कितनी सीटें किसके खाते में जाएगी।
कांग्रेस 7 में 100 है। आपको जानकारी नहीं होगा, आपको जानकारी नहीं होगा। आप सतनाम जी, आप लोग कहीं फील्ड में नहीं है ना, आप लोग कहीं आएंगे दूर दूर तक मत सोचिए। कांग्रेस के जितने प्रत्याशी हैं सब फील्ड छोड़ के आउट हो चुके हैं, समझ गए। सबकी जमानत जब्त हो जाएगी छत्तीसगढ़ में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे भारत में देखिए, आपके पास तो वॉशिंग मशीन है। जितने लोगों को आपने करप्ट बोला, उसके बाद उन लोगों आपकी पार्टी में आने के बाद पाक साफ होते गए। और आपकी जो आप जो आप ईडी और इसका दबाव डला के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में लगातार अरबों खरबों रुपए ले लिए। आज आपको पता है कि जो कोवैक्सीन लगाए हुए आदमी है ना, आज क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ऐसी फ्रॉड कंपनी को आपने कोवैक्सीन जारी करने के लिए दिया, जो आपको 500 करोड़ रुपए चंदा दे दी, तो वो पाक साफ हो गए। आज लोगों के मरने के लिए, जो आज लोग मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, जो युवा मर रहे हैं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रायश्चित करना पड़ेगा। लोग जान गए हैं कि चंदा लेने के कारण आज क्या स्थिति है आप लोगों की। ऐसी कंपनी को आपने यहाँ पे कोवैक्सीन को जारी करवा दिया। कहीं ना कहीं आप भी सोचिए कि आपके परिवार का भी कोई व्यक्ति मरा होगा, तो सोचिए कि आपके चंदा लेने के कारण मरा होगा। तो आप सोचिए कि ऐसे हाय का पैसा लेके अगर आप कमा के बोलेंगे ना कि देश की जनता को दिग्भ्रमित कर देंगे, तो आज जनता जान गई है और उन लोगों को समझ में आ गया है ऐसा नहीं हो सकता। जी रितेश जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रितेश जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं सतनाम सिंह पनाग कि आपने कोवैक्सीन जो किया वो घोटाले का पैसा 500 करोड़ रुपए ले, बड़े आरोप लगा रहे हैं जी। वही यदि मैं बात कर लूं प्रियंका गांधी को लेकर के, तो वो भी आए कोरबा और उन्होंने भी इसी बात को लेकर के बात की और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। रितेश जी मैं बताना चाहता हूँ, सतनाम पनाग जी शायद अपना कैलकुलेशन लेके बैठे नहीं है, और जो आरोप वो लगा रहे हैं एक बार वो आंकड़ा प्रस्तुत कर दे, क्योंकि टीवी चैनल पर बैठ करके कुछ भी बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन तथ्य से वो बहुत दूर है। एक मिनट, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, एक मिनट लूंगा आपके पास तो दीपेश जी, वैक्सीनेशन लगाने के बाद आंकड़ा पेश कर देता हूँ। दीपेश जी एक मिनट आंकड़ा मैं पूछना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन लगाने के बाद किसी की मौत हुई है ये कुछ % हो सकता है, लेकिन मौतें लगातार हो रही है। ये जो आरोप आप देश की प्रधानमंत्री या फिर ऐसे कंपनियों पर लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है क्या? ऐसे कोई मनोवैज्ञानिक कोई तथ्य है क्या जिससे वैक्सीन तो आप और हम भी लगाएं? आप और हम उस कंपनी ने बोल दिया है, उस कंपनी ने बोल दिया, तो क्या तथ्य की जरूरत है? आप ये बोलिए कि उस कंपनी ने खुद बोल दिया है कि क्लॉट होगा, क्लॉट होने के कारण कई मौतें हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, उस कंपनी ने बोला है, कोर्ट में बोला है। मुझे लगता है कोरोना के पेशेंट से आप मिले नहीं हो, क्योंकि आपने सेवा नहीं किया 2020-21 के अंदर। अरे हम कांग्रेस पार्टी ने तो सेवा करी है दीपेश जी। भाजपा के लोग तो गायब थे, भाजपा के लोग तो गायब थे। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सुनिए, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जिसने जहां पे जाके लोग फंस गए थे, उसने 50 करोड़ रुपए दिए। MEI 2023 में, सुनिए मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, वो कंपनी MEI कंपनी जिसने टनल बनाने का काम किया था, उसने अप्रैल में 140 करोड़ रुपए आपको दिया है। आप सुनिए तो सही, मेरे से आंकड़े सुनिए ना, अरे मेरे से आंकड़े सुनिए। वेदांता के जिसके आंकड़े नहीं सुन जाएंगे, ये तय है। केवल तो आपके पास कोई मुद्दा एनडीए है, इसलिए सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अरे मेरे से आंकड़े सुनिए ना, आप आंकड़ा सुनना चाह रहे हैं ना, आप लोगों को कितना चंदा मिला है? MEI कंपनी मई 2013 में आपको जिसको टनल बनाने का ठेका दिया था, जहां हमारे कई मजदूर फंसे थे, अरे आप सुनने के लिए राजी नहीं है। एक बार तो मेरी सुनिए बात तो। नेशनल हेराल्ड के नाम पे 5000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको बता दीजिए। 2G स्पेक्ट्रम का उसमें कोई आलोचित हुआ? आपकी EDI और CBI काम कर रही थी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी, अरे मेरे बताइए, कोई भी आपने कोर्ट में संबंध, कोई भी आपने कोर्ट में बताया क्या?
देश के अंदर आप अपनी पब्लिक के बीच अपनी बात नहीं रख पा रहे। आप देखिए, बेफालतू की बहस करना चाहते तो आंकड़ों पे आप बात कर रहे हैं, तो मैं आंकड़ों पे बताने को आपको तैयार हूं। नेशनल अलाइड कंपनी पे जो हुआ, एक भी आरोप सिद्ध हुआ क्या? आपने कोर्ट में कोई भी चार्जशीट पेश करी क्या? सोनिया गांधी जो जमानत पे बाहर है, पी चिदम्बरम तो जेल के बंधन से बाहर जाके आया है। ईडीएम सीबीआई के साथ आप तो वॉशिंग मशीन लेके घूम रहे हैं, आप तो वॉशिंग मशीन लेके घूम रहे हैं, किसी को भी दबाव डलवा देंगे। शरद रेड्डी, सुनिए, शरद रेड्डी जो आज दिल्ली के शराब घोटाला वाला है, उसने 49 करोड़ रुपए आपको दिए तो पाक साफ हो गया। मतलब कांग्रेस रुपए आपको दिया, आपको जो आपको देश के न्यायपालिका पे कोई भरोसा है कि इतना बता दीजिए मुझे। किसमें? देश के न्यायपालिका पे यकीन है? अरे सुनिए ना, न्यायपालिका पे भरोसा है तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल अवार्ड में। अरे आप बात ही नहीं समझना चाह रहे हैं। आप एक बात बताइए, शरद रेड्डी जो है शराब कारोबारी जो अंदर था, उसने 49 करोड़ रुपए आपको दिया, उसके बाद देने के बाद वो पाक साफ कैसे हो गए? एकदम से कैसे हो गया बताइए? चलिए, ये तो आपके कांग्रेस के भी पार्टी को चंदा आया है। ये जब अरे आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जब आता है तो देखिए, जो एफबीआई ने जारी किया है, जो उसमें आपने देखिए 49 करोड़ रुपए आपको दिया, आपकी पार्टी को, कांग्रेस को कुछ भी चंदा नहीं दिया उसने। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से सुनील जी भी बने हुए हैं। मैं सुनील जी से अगला सवाल ले लेती हूँ। देखिए, हमेशा कहीं ना कहीं यदि बात करूं कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की, तो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आती है। उनका हमेशा से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से धर्म की राजनीति की जा रही है? क्या विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है? सुनील जी, ये मेरे से सवाल है जी, सुनील जी से। अच्छा, सुनील जी। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात और कांग्रेस सरकार जो इसका गठबंधन बना है, जो तोड़ने का गठबंधन बना है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी की यात्रा हुई है, उस यात्रा पे आप देख लीजिए, सिर्फ जनता पूछते हुए नजर आई है, पूछते हुए नहीं है। अभी इंदौर की स्थिति देख लीजिए, जिस प्रत्याशी को लोकसभा टिकट दिया, वो लोकसभा प्रत्याशी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में खड़े किया। क्या हुआ ये बताएंगे क्या हमको? इस्लाम जी बताएंगे क्यों हुआ सामना? जो इस प्रत्याशी को आपने लोकसभा उतारा है, वही फील्ड छोड़ के बाहर गया, क्यों गया? बताएं सतनाम जी, हमको उसके जवाब दे। जी सुनील जी, आपने तो बता ही दिया। सतनाम जी से पूछ लेती हूँ। सतनाम जी, आपकी पार्टी से लोग छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, किसी और पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो आपकी पार्टी मजबूत नहीं है क्या? नहीं, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, इनके पास वॉशिंग मशीन है। अगर मैं लिस्ट उठा के दिखाऊंगा, अगर मैं बात करूंगा, तो इतनी लंबी लिस्ट है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के लोग आप ये बात करते हैं और अचानक वो पाक साफ हो जाते हैं इनकी पार्टी में शामिल होकर। कांग्रेस के ब्लड में है झूठा आरोप लगाना। ये कांग्रेस का ब्लड कहता है झूठा आरोप लगाना। देखिए, आरोप लगा रहा हूं मैं आरोप बताऊं? छगन भुजबल जी, सुनिए ना, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। सुनिए, मैं आपको सच्चाई, देखिए, सच्चाई सुनने में तकलीफ होती है। छगन भुजबल जी 2016 के गिरफ्तार हुए ईडी में, जुलाई 2013 में शामिल हुए, तो उनकी फाइल गुम हो गई। नवीन जिंदल जी जो कोयला घोटाला में 2024 में उनको टिकट दे दीजिएगा बीजेपी क्षेत्र, जो बड़ा कोयला घोटाला में था। हेमंत विश्वकर्मा जो सीबीआई में 2014 में, जिनके ऊपर सीबीआई की जांच हुई, वो 2015 में बीजेपी में शामिल हुए, तो वो पाक साफ हो गए। शुभेंदु अधिकारी जो 2017 में, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा, 2022 में आकर और पाक साफ हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसी लंबी लिस्ट अगर मैं बात करता जाऊंगा तो डिबेट का समय खत्म हो जाएगा, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। सुनील जी से जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं क्या? क्या भ्रष्टाचार तब खत्म हो जाता है क्या? भ्रष्टाचार बीजेपी में तो यही है कि भ्रष्टाचार चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार की पार्टी है, जनता क्षेत्र की पार्टी है, किसानों की पार्टी है।
मजदूर की पार्टी है। 2023 आप उनका मैडम का, अरे आयुषी जी पूछ रही, जो उसका जवाब दीजिए ना कि कांग्रेस भाजपा में शामिल होने के बाद कैसे पार्ट साफ हो जाते, ये बताइए ना। अब जो आयुषी जी पूछ रही उसका जवाब दीजिए ना, आप बात तो खराब क्यों रहे। सतनाम जी, आप 2018 जी मेरे को बता आयुषी रितेश जी से सवाल ले लेते हैं। आयुषी जी, रितेश जी से रितेश जवाब ले लेते हैं। रितेश जी साफ तौर पे बता दीजिए। देखिए, आपने एक नारा दिया था 2014 में कि भारत मुक्त कांग्रेस। अब वो नारा उल्टा दिख रहा है। वो नारा ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस मुक्त बीजेपी चाहिए। बीजेपी में बीजेपी के कार्यकर्ता से ज्यादा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखने लगे। अगर मैं चिंतामणि महाराज की बात करूं तो आपने अपने कार्यकर्ता को न टिकट दे करके दूसरे कार्यकर्ताओं को टिकट दे दिया। 100 के आसपास का ये आंकड़ा है जिसे आपने अन्य दल के नेताओं को टिकट दिया है। वो 100 के अंदर भी हो सकता है, आसपास 100 के आसपास का ये आंकड़ा मैं पकड़ के, तो क्या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो दूसरे दलों से जो लोग आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए आते हैं। रितेश जी, जी एक बार प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे, एक बार आवाज ठीक से आया नहीं है। दुलारे जी बात कर रहे थे आपसे। दुलारे जी सवाल ले लीजिए और फिर से एक बार। क्वेश्चन हाँ, मैं सवाल ले लेता हूँ। रितेश जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। देखिए, आपने 2014 में एक नारा दिया था, भारत मुक्त कांग्रेस, भारत मुक्त कांग्रेस। अब वो नारा उल्टा दिख रहा है। अब बीजेपी मुक्त, कांग्रेस मुक्त बीजेपी। सब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में कार्यकर्ता है उनका 1/3 तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल लगातार होते जा रहे हैं। क्या जब बीजेपी में कांग्रेस के कार्यकर्ता आने लगते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं को सबसे पहले आप टिकट देते हैं? चिंतामणि महाराज को आप सबसे पहले टिकट देते हैं। अन्य दलों में अगर बात करें तो बाहर से आए हुए 100 के आसपास का आंकड़ा है जिनको आपने भाजपा से टिकट बांटा है। तो क्या सबसे ज्यादा जो बाहर से आए हुए, अब क्या साइज बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इस स्तर तक जाएगी कि दूसरे के कार्यकर्ताओं को तोड़ करके लाना और उन्हें टिकट देना? या लगातार कांग्रेस आप पर, बीजेपी पर बड़ा बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वार हर किसी के लिए खुले हुए हैं। जो इसमें शामिल होना चाहता है वो आ सकते हैं। अब ये टिकट देने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व का होता है, क्योंकि सर्वे होते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। क्योंकि इसमें कोई पैमाना या कोई पैरामीटर नहीं होता है कि फलाने को टिकट देने से, क्योंकि चुनाव जिताऊ वाले आदमी को ही चुनाव में टिकट दिया जाता है। तो जो टिकट का जो पूरा अधिकार होता है केंद्रीय चुनाव समिति का होता है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई वो नहीं है कि कांग्रेस से आया हुआ है व्यक्ति उसी को दिया जाए। हाँ, उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद चिंतामणि महाराज ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उनके कारण सरगुजा संभाग में बड़ा इफेक्ट पड़ा। 14 की 14 सीटें हमने जीती। तो पार्टी को लगा कि उनको हम लोकसभा में भेजने से हमको और उसका लाभ मिल सकते हैं, इसलिए उन्होंने को टिकट दिया। इसमें कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे आ गए तो भाजपा कार्यकर्ता हताशहीद है, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ये वो लोग हो तो शहीद है जिनको लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ये हो गया है कि उनके पास लोग नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ये स्थिति हो गई है कि वो चुनाव से भागना चाह रहे हैं। इस प्रकार से वो आरोप लगा रहे ताकि जनता को दिग्भ्रमित करने का बड़ा प्रयास हो और जनता का जो है मतदान प्रतिशत कम हो। लेकिन हमारा ये बड़ा प्रयास है कि मतदान प्रतिशत ज्यादा हो और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता, कैडर बेस्ड कार्यकर्ता, उसको हर एक बैठक में या कहीं भी सम्मान पूर्वक उनको स्थान दिया जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए दिग्भ्रमित करने की भी आवश्यकता नहीं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। जी, सतनाम जी से मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ अगला। देखिए सतनाम जी, आप विकास की बात कर रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ही जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस वहां पर हार गई। कैसे हार गई? क्या आपने छत्तीसगढ़ में विकास नहीं किया? देखिए, विकास तो ये भी जानते हैं कि किसानों से लेकर आयुषी के सवाल में मैं 2-4 सवाल जी बिल्कुल, दुलारी जी। रायपुर राजधानी में आपने एक भी नया सड़क का निर्माण नहीं किया। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ कागजों पे आपने डेवलपमेंट दिखाया। वो जो कागजों पे था इसका नतीजा भुगतना पड़ा आपको। तो कांग्रेस, देखिए, एक तरफ 75 सीटें होना और एक तरफ 35 सीटें होना, ये बताता है कि कांग्रेस ने कोई बड़ा कदम किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के नहीं उठाया। क्योंकि आपको लगातार बीजेपी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के घेरती हुई दिखी, शराबबंदी को लेकर के आप घिरते हुए दिखे 5 साल।
कोयले घोटाले को लेकर के दिखे आप 5 साल गिरते हुए, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आपकी अगर 35 सीट आई है तो आपने कोई बड़ा काम छत्तीसगढ़ में नहीं किया है। जी देखिए मैं सत्यपाल आपको जी। बताना चाहता जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि किसानों के लिए नहीं किया। हमने ही 2500 समर्थन धान्य मूल्य का देने का काम किया। हमने ही यहाँ की बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है उसको कम करके पूरे भारतवर्ष में 0.01% अगर बेरोजगारी थी, ये मेरे आंकड़े नहीं है ना, ये सेंटर की जो आंकड़े रहते हैं, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। आप देखिए, मेरी बात आप नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? आपने बात बोली, मैंने सुना। आप बोलिए। 0.01% बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में थी। हमने किसानों को समर्थन मूल्य धान के ज्यादा 2500 रुपए हम लोगों ने दिया, चाहे केंद्र ने हमारे को रोकने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी हमने दिया। सब चीज हमारी बात सही है। मैं एक बात, मैं देखिए, जनता का जनाधार हम स्वीकार करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ईवीएम में क्या है क्या नहीं है, ये बात को हम नहीं करते हैं। ये आपको भी पता है और लोगों को भी पता है कि कहीं ना कहीं कैसी बात है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर एक गली में भी हम अगर जाते हैं तो वहां पे जाने वाले हर व्यक्ति हमको ये बोलता है कि हम कांग्रेस के साथ थे, हम कांग्रेस को वोट दिए हैं, पर वहां पर भी ऐसा उटपटांग हुआ है कि वहां पे किसी को वोट नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम की जो बात हम कर रहे हैं, क्यों नहीं भाजपा वाले वोटिंग मशीन के बारे में फैसला देने वाली थी, उसको क्यों हटा दिया गया? तो कहीं ना कहीं ये सोचनी विषय है, क्यों नहीं बैलेट पेपर पे हो सकता? जब रशिया जैसी कंपनी ने जिसने इसको बनाया था, उसने बंद कर दिया इस वोटिंग मशीन को, क्यों डर है? कराइए ना। हम तो लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ में तैयारियां देखने को मिल रही है। 7 मई को 7 सीटों पर जो है रण देखने को मिलेगा। 7 सीटों पर 7 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस भी लगातार छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार कर रही है। भाजपा और कांग्रेस में जो है करारी टक्कर देखने को मिल रही है। 7 मई को 7 सीटों पर यह रण जो है देखने को मिलेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 का। ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है और अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 पार का, वो पूरा होगा? क्या कांग्रेस पार्टी का नारा है हाथ बदलेगा हालात, क्या कांग्रेस जो है इस बार हाथ से हालात बदलेगी? अब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के छत्तीसगढ़ में तैयारियां देखने को मिल रही है। गठबंधन की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में तैयारियां कर रही है। 11 सीटें जो है छत्तीसगढ़ में हैं और 11 सीटों पर चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। 2 चरणों में चुनाव जो है छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं और अभी तीसरे चरण का चुनाव जो है होने वाला है। 7 मई को यह चुनाव होगा। 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। कौन प्रधानमंत्री इस बार बनेगा, ये भी जो है 4 जून को ही साफ हो पाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार किसकी सत्ता जो है आएगी। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। सभी पार्टियों की ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं यदि बात की जाए कांग्रेस को लेकर के, तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कोरबा पहुंची थी और उन्होंने इस दौरान वहां पर प्रचार प्रसार किया। जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार में गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर के इस दौरान उन्होंने बातचीत की है और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां देखने को मिल रही है। भाजपा का नारा है इस बार 400 पार का। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो है लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो प्रचार प्रसार सभी पार्टियों की ओर से लगा हुआ है।
प्रियंका गांधी जो है कोरबा के दौरे पर रही और उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तंज कसा। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत इस दौरान की और कांग्रेस के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। 7 सीटों पर 7 मई को चुनाव होने हैं और लगातार जो है सभी पार्टियां इन 7 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार हैं और लगातार प्रचार प्रसार सभी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। अमित शाह की ओर से भी लगातार जो है छत्तीसगढ़ में दौरे किए जा रहे हैं और उनकी ओर से भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील लगातार लोगों से की जा रही है। वहीं बात की जाए विकास को लेकर के तो लगातार सभी पार्टियां विकास के मुद्दों को लेकर के बात करती नजर आती है। वहीं रितेश जी, मैं आपसे अगला सवाल ले लेती हूँ। लगातार जो है कांग्रेस की यदि बात करूँ तो कांग्रेस निशाना साधते आई है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, इन 10 सालों में विकास नहीं किया। वहीं अब बात कर लूँ 400 पार को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का। किस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी इस बार? रितेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वही हमारे साथ सतनाम जी भी बने हुए हैं। सतनाम जी, आपका नारा है, मतलब कांग्रेस का नारा है इस बार का हाथ बदलेगा हालात। किस प्रकार से आप हालात बदलने के लिए तैयार हैं सतनाम जी? रितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, सुनील जी से पूछ लेती हूँ। देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करेगी? हिंदी राज्य भाषा क्षेत्रों की बात करूं तो वहां पर भाजपा ने कहीं ना कहीं मजबूती पकड़ रखी है, लेकिन यदि दूसरे राज्यों की बात करूं, बंगाल की बात करूं या साउथ की बात करूं, तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत हासिल करेगी? हमारा पूरा भारत में एजेंडा है ना। हम हर राज्यों से कहीं कांग्रेस की कांग्रेस छत्तीसगढ़ में है, एमपी में है, राजस्थान में, कहीं भी कांग्रेस का कोई भी ना तो विकास है, ना तो इनके पास धैर्य है, ये सब चीज टोटल खत्म हो चुके हैं। तो कांग्रेस कहीं भी नहीं है, क्षेत्र के सब कहीं भी लड़ाई में नहीं है। टोटल अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे हालात आए थे, एक भी कांग्रेस आवाज नहीं आ रही। आवाज जी सतनाम जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते जो है आवाज़ का इशू हो रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को किसकी सत्ता आएगी और किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसके सर पर जो है इस बार ताज सजेगा। लेकिन जिसकी भी सरकार आए, देश में विकास की लहर हो। फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।